Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. Let us study the measurement of unemployment. Measurement of unemployment is a difficult task. ये डिफ़िकल्ट टास्क इसलिए है क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि रेफरेंस पीरियड क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए क्या बेंचमार्क लेना पड़ेगा आपको, हु विल बी टर्म्ड एज एम्प्लॉयड, हु विल बी टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयड एट्सेट्रा. Based on different reference periods, 1 year, 1 week, each day of a week, NSSO, National Sample Survey Organization, provides 4 different measures of एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. NSSO 4 मेजर्स हमें प्रोवाइड करता है जो कि हम अभी पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर में कि अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने के 4 तरीके हैं. यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस. तो इंडिया के अंदर हम ये 4 डिफरेंट मेजर्स यूज़ करते हैं टू मेजर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट. यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए हमें 2 कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑन प्रिंसिपल बेसिस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन सब्सिडरी बेसिस. तो यूजुअल स्टेटस के अंदर जो रेफरेंस पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है. सर्वेयर जो है वो घर घर जाएगा और वो पूछेगा कि भाई फॉर हाउ मच टाइम वर यू वर्किंग और अवेलेबल फॉर वर्क, एंड इफ़ यू आर वर्किंग और अवेलेबल फॉर वर्क फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द सर्वे ईयर, that is more than 182 days, then you will be part of labor force, and thereafter the surveyor will identify whether the person is employed on principal basis or not. चलिए प्रिंसिपल बेसिस एम्प्लॉयमेंट को ग्रेटर डिटेल में स्टडी करते हैं. लेबर फोर्स, दोज पीपल हु आर इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स हु आर वर्किंग और अवेलेबल फॉर वर्क फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द सर्वे ईयर, दैट इज मोर देन 182 days. Those people are regarded as employed on principal basis who worked for major part of the time period for which they were available for work. For example, if a person is available for work for 12 months and he has worked for more than 6 months. यदि कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड है प्रिंसिपल बेसिस पे तो उसको 2 क्राइटेरिया जो है वो क्लियर होने पड़ेंगे, 2 क्राइटेरिया उसको पास करने पड़ेंगे. फर्स्ट इज़ द लेबर फोर्स क्राइटेरिया, वेदर ही इज़ अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स और नॉट. लेबर फोर्स का पार्ट उसे तब माना जाएगा व्हेन ही इज़ अवेलेबल फॉर वर्क और ही इज़ वर्किंग फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द सर्वे ईयर. अगर वो 182 डेज से ज़्यादा काम करता है, 6 महीने से ज़्यादा काम करता है 1 साल के अंदर, या तो काम करता है या फिर ही इज़ अवेलेबल फॉर वर्क, देन ही इज़ अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स. दिस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया. एंड व्हाट इज़ द सेकंड क्राइटेरिया? सेकंड क्राइटेरिया ये है कि मान लीजिए आप 10 महीने के लिए अवेलेबल थे फॉर वर्क के लिए और आपको मेजर पार्ट ऑफ द पीरियड फॉर विच यू आर अवेलेबल फॉर वर्क, मेजर पार्ट मतलब आप 10 अगर आप महीने के लिए आप अवेलेबल थे काम के लिए और आप 5 से ज़्यादा महीने आपको काम मिल जाता है, देन दैट इज़ द मेजर पार्ट. इसी तरह अगर आप 12 महीने थे अवेलेबल फॉर वर्क और आपको 6 महीने से ज़्यादा आप काम करते हैं, then you are employed for the major part of the time period for which you are available for work. So if a person is employed on principal basis, then he has to meet these 2 criteria. First, he has to be part of the labor force, and second, he has to work for major part of the time for which you were available for work. इसी तरह there is employment on subsidiary basis. Those who work for at least 30 days during the survey year but are classified as either outside the labor force or unemployed on principal basis. जो सब्सिडरी एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है. अगर आपने साल में 30 दिन से ज़्यादा काम किया है तो आप यू विल बी क्लासिफाइड एज एम्प्लॉयड ऑन सब्सिडरी बेसिस. भले ही आप अनएम्प्लॉयड हो एज़ पर द प्रिंसिपल बेसिस, भले ही आप आउटसाइड लेबर फोर्स हो एज़ पर द प्रिंसिपल बेसिस, स्टिल यू विल बी टर्म्ड एज एम्प्लॉयड ऑन सब्सिडरी बेसिस. चलिए फर्दर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज ए पर्सन इज़ अवेलेबल फॉर वर्क फॉर 12 months, 12 महीने के लिए काम करने के लिए ही इज़ अवेलेबल. तो दैट मीन्स ही हैज़ मेट द लेबर फोर्स क्राइटेरिया बिकॉज ही इज़ अवेलेबल फॉर वर्क फॉर मेजर पार्ट ऑफ द सर्वे ईयर एंड 12 months इज़ मोर देन 182 days. सो देन ही हैज़ satisfied the labor force criteria, and he has also worked for, out of these 12 months for which he was available for work, he worked for 8 months. तो इससे उसने सेकेंड क्राइटेरिया भी पास कर लिया है बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ द टाइम फॉर पीरियड फॉर विच ही वॉज अवेलेबल फॉर वर्क. इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो मेजर पार्ट होगा वो 12 महीने
का होगा मेजर पार्ट, मतलब 6 महीने से ज़्यादा अगर उसे काम मिल गया है या फिर उसने काम कर लिया है, देन ही विल बी एम्प्लॉयड ऑन प्रिंसिपल बेसिस। तो यहाँ पे तो उसने 8 महीने काम किया है, दैट्स वाई द पर्सन विल बी क्लासिफाइड एज एम्प्लॉयड ऑन प्रिंसिपल स्टेटस बेसिस। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ए पर्सन इज़ अवेलेबल फॉर 12 मंथ्स फॉर वर्क। तो यहाँ पर भी जो पर्सन है वो 12 महीने काम करने के लिए अवेलेबल है, बट जो काम करता है वो साल में सिर्फ 4 महीने ही काम कर पाता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर दिस पर्सन हैज़ सेटिस्फाइड द लेबर फोर्स क्राइटेरिया because he is available for work for more than 182 days, but he worked for only 4 months. He did not work for the major part of the time for which he was available for work. उसे 6 महीने से ज़्यादा काम करना था, लेकिन उसने 6 महीने से कम काम किया, सिर्फ 4 महीने काम किया. That's why he has not satisfied the second criteria and he will be termed as unemployed on principal basis. Now take another example. Suppose a person is available for work for only 2 months. Now in this particular case, he is available for work only for 2 months. That means the labor force criteria is not met. तो सिर्फ 2 महीने के लिए अवेलेबल था, which is less than 182 days. Then this person has not met the labor force criteria set up by NSSO. However, the person worked for 35 days in a year. क्योंकि this person has not even satisfied the labor force criteria, which is the first criteria to be employed on principal basis. तो दिस पर्सन विल बी टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयड ऑन प्रिंसिपल बेसिस। हावेवर एक साल के अंदर उसने 35 दिन से ज़्यादा काम किया है, उसने 30 दिन से ज़्यादा काम किया है, आई एम सॉरी, ही वर्कड फॉर 35 डेज विच इज़ मोर देन 30 डेज, then he will be termed as employed on subsidiary basis because he has satisfied the subsidiary employment criteria which is very lenient कि आपने साल में 30 दिन से ज़्यादा काम कर लिया, then you will be termed as employed on subsidiary basis. I hope this concept of usual status employment is clear by now. The criteria of employment on principal status and subsidiary status is very lenient. आपको सिर्फ 30 दिन से ज़्यादा काम करना है, then you will be termed as employed on subsidiary status basis which is lenient. Even principal status criteria is a bit lenient, लेकिन subsidiary status जो criteria है वो उससे भी ज़्यादा lenient है. Therefore usual status measures chronic or long term unemployment. If a person is unemployed even after such lenient criteria, it means severity of unemployment is very high in the economy. ये काफ़ी important है कि usual status जो measure है unemployment का, इससे हम chronic या फिर long term unemployment को measure करते हैं, क्योंकि इतने lenient criteria होने के बाद भी अगर कोई person unemployed है, इसका मतलब उस country की economy जो है has severe problem of unemployment and a lot of things need to be done to improve the situation. Therefore अभी हमने usual principal status और usual subsidiary status study किया. On the basis of these concepts there are two type of unemployments measured by NSSO: usual principal status unemployment and usual principal and subsidiary status unemployment. इनके नाम से ही इनके मीनिंग का काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है. Usual principal status unemployment is the unemployment as per the principal status basis, and usual principal and subsidiary status unemployment, UPSS भी बोलते हैं इसको, it combines both principal status and secondary status criteria. Here person is considered unemployed if besides usual principal status those available but unable to work on a subsidiary basis ड्यूरिंग ए ईयर. तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के बेसिस पे तो अनएम्प्लॉयड है ही है, साथ ही साथ दैट पर्सन इज़ अनेबल टू वर्क इवन फॉर 30 डेज ड्यूरिंग द सर्वे ईयर. सो UPSS इज़ मच मोर लिबरल देन द UPS because UPSS accounts for subsidiary unemployment as well. Now let us study some data regarding unemployment rate in India. This is the NSSO data. The UPS unemployment rate in India in 2011-12 was 2.7%. The figure for 2017-18 and 18-19 are not available. The UPSS unemployment rate in India in 2011-12 was 2.2%. यहाँ पर हम देख सकते हैं जो UPSS है वो 2.2% है और UPS है 2.7% है in 2011-12. So UPSS is lower than UPS, which is due to the fact of UPSS being a more lenient or liberal criteria than UPS.
क्योंकि यूपीएसएस के अंदर सब्सिडरी स्टेटस क्राइटेरिया भी इंक्लूड होता है। अगर किसी व्यक्ति ने एक साल में 30 दिन से ज़्यादा काम कर लिया तब भी उसको एम्प्लॉयड माना जाएगा। इन 2017-18 इंडियाज़ यूपीएसएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट increased to 6.1%, and due to this the government faced severe criticism कि भाई एक साइड में तो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया वो इतना लिबरल है, आप यूपीएसएस के थ्रू मेजर कर रहे हो और उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऑन वन साइड द गवर्नमेंट इज़ प्रॉमिसिंग कि जॉब्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और ऑन अदर साइड यूपीएसएस के बेसिस पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट फेस सीवियर क्रिटिसिज्म। However, in 2018-19, this figure reduced to 5.8%.